दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, खाद पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने एक खबर साझा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी व पेट्रोल डीजल और खाद के दाम बढ़ाए हैं और कृषि सब्सिडी घटा दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने केंद्र की गरिमा घटा दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने क्या बढ़ाया है, जीएसटी व पेट्रोल डीजल खाद के दाम बढ़ाए हैं, मोदी मित्रों की आय बढ़ा दी है, अन्नदाता पर महामारी में भी अत्याचार हो रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि घटाया क्या है, कृषि सब्सिडी घटा दी, किसान की आय घटा दी, केंद्र सरकार की गरिमा को घटा दिया। राहुल गांधी ने जिस खबर को साझा किया है उसमें डीएपी खाद की कीमतों में बड़ी वृद्धि का दावा किया है। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए की सीमा को पार कर चुकी हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 85 पैसे और डीजल की कीमत 83 रुपए 51 पैसे है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल अब 99 रुपए 14 पैसे और डीजल 90 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने केंद्र सरकार की गरिमा को घटा दिया है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस टूलकिट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दोषी साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले के खिलाफ देश के शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर दी गई है। मामले को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश बताया गया है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी ANI से जांच और दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि मंगलवार को टूलकिट मामले पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में दिन भर जुबानी जंग चलती रही। कांग्रेस ने इस बाबत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और SHO तुगलक रोड पुलिस स्टेशन को पत्र भी लिखा है। पत्र में JP नड्डा, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, BL संतोष समेत कई अन्य नेताओं के नाम हैं। पत्र में लिखा गया है कि इन लोगों ने देश में सांप्रदायिक अशांति फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले के खिलाफ देश के शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है। मामले को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश बताया गया है। आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि दोषी साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता को रद्द कर दिया जाए। और ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में CBI की कार्यवाही के बाद शिवसेना ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। यहाँ आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में पश्चिम बंगाल में CBI की कार्यवाही को लेकर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि इजरायल और गाजा संघर्ष जितना ही तेज संघर्ष फिलहाल ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच में जारी है। केंद्र में जब तक मोदी और अमित शाह हैं तब तक इस संघर्ष का अंत नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद वहां पर शांति आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। चुनाव में दयनीय पराजय के बावजूद बीजेपी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सामना में लिखा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के मार्फत ममता बनर्जी पर लगातार हमले जारी हैं। इस पूरे झगड़े के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम खराब हो रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता में जो हुआ वो देश की प्रतिष्ठा को शोभा नहीं देता है। साल 2014 के नारदा स्टिंग प्रकरण में CBI ने बंगाल के वर्तमान मंत्री फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी तथा पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी और विधायक मदन मिश्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। चारों सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। सामना में आगे लिखा गया कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो स्वीकार्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस कार्रवाई में बीजेपी नेता मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग क्यों छूट गए हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का चमकदार नेतृत्व संघर्ष से तपकर बाहर निकला है। ये संघर्ष देश को नई दिशा देगा। ये केंद्र बनाम राज्य संघर्ष का आखिरी चरण है। ममता बनर्जी की जीत पर अमित शाह और मोदी को इतना नाराज होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नए दौर में हर हार जीत को व्यक्तिगत तौर पर लिया जाता है। इसलिए विजयी ममता को हतोत्साहित करने पर हर हाल में झुकाना है, ऐसा केंद्र ने तय किया होगा। तो ये लोकतांत्रिक परंपरा को नष्ट कर रहे हैं, परंतु कौन कहेगा ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। आपको बता दें कि शिवसेना में मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला गया है और कहा गया है कि केंद्र सरकार में जब तक मोदी और शाह रहेंगे ये संघर्ष अंत तक जारी रहेगा। और ये बड़ी खबर, PM नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे पर शिवसेना और NCP ने उठाई
ये सवाल पूछा, महाराष्ट्र के साथ भेदभाव क्यों? जी आपको बता दें कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात और द्वीप में चक्रवाती तूफान तौकते से प्रभावित इलाकों का दौरा करने पर सवाल उठा दिए हैं। एनसीपी ने पूछा है कि क्या ये महाराष्ट्र के साथ भेदभाव नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र भी इस तूफान से प्रभावित हुआ है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो जानते हैं कि इस राज्य की कमान उनके गृह राज्य गुजरात के विपरीत एक मजबूत मुख्यमंत्री के हाथों में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं जहां पर एक कमजोर राज्य सरकार है और चक्रवात ने अधिकतम नुकसान पहुंचाया है। संजय राउत ने कहा कि चक्रवात ने महाराष्ट्र और गोवा में भी तबाही मचाई है। महाराष्ट्र के मंत्री एवं एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दमन द्वीप और गुजरात में चक्रवात तौकते से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इससे प्रभावित कुछ इलाकों का क्यों नहीं किया गया? क्या ये साफ साफ भेदभाव नहीं है? एनसीपी महाराष्ट्र में शिवसेना नीत राज्य सरकार के घटकों में एक है। बता दें कि गुजरात में सोमवार देर रात दस्तक देने से पहले चक्रवात ने महाराष्ट्र के कई इलाकों खासकर तटीय इलाकों में नुकसान पहुंचाया। चक्रवाती तूफान ने गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भी भारी तबाही की छाप छोड़ी है। 12 जिलों में 45 लोगों की जान भी चली गई है। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, मौसम विभाग की कड़ी चेतावनी, 26 मई को फिर से आ सकता है चक्रवाती तूफान यस। इन 2 राज्यों को सबसे ज्यादा खतरा। आपको बता दें कि अभी तौकते तूफान गुजरा है जिसने भारी तबाही मचाई है। अब एक बार फिर से चक्रवाती तूफान यस की आने की संभावना है। उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की पूरी संभावना है जो चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। ये जानकारी मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय निदेशक जी.के. दास ने कहा कि ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों तक पहुंच सकता है। चक्रवाती तूफान की रफ्तार काफी तेज हो सकती है। 22 मई को बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र अगले 72 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 25 मई से हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो जाएगी। दास ने कहा कि उसके बाद बारिश तेज होगी और दक्षिण बंगाल के जिलों में बारिश में तेजी आ सकती है। आपको बता दें कि अब तूफानी यस का खतरा बढ़ गया है। तौकते ने भारी तबाही मचाई है। तौकते तूफान के बाद अब तूफान यस का ज्यादा खतरा है। और बड़ी खबर, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कोरोना संक्रमित होने पर 3 महीने के बाद लगेगी दूसरी डोज। ये आपको बता दें कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि टीकाकरण की पहली खुराक के बाद कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को कोविड-19 बीमारी से क्लिनिकल रिकवरी के बाद दूसरी खुराक को 3 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की नई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया गया है। नई सिफारिशों के अनुसार आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पहली खुराक के बाद संक्रमित होने पर दूसरी खुराक को कोविड-19 से क्लिनिकल रिकवरी के बाद 3 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। अस्पताल में भर्ती या फिर आईसीयू देखभाल की आवश्यकता वाले किसी अन्य गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों को भी टीका लगने से पहले 4 से 8 सप्ताह तक इंतजार करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगाने के या फिर कोविड से पीड़ित होने पर RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आने के 14 दिन बाद रक्तदान कर सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल यदि आपको कोरोना हुआ है तो पहली डोज लेने के 3 महीने बाद ही दूसरी डोज दी जाएगी। बड़ी खबर, बीजेपी का बड़ा दावा, सौम्या वर्मा ने तैयार की सरकार को बदनाम करने वाली टूल किट, सोनिया गांधी से मांगा जवाब। आपको बता दें कि कांग्रेस पर टूल किट के जरिए मोदी सरकार को घेरने का आरोप लगाने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक नया खुलासा कर दिया है। संबित पात्रा ने कहा कि सौम्या वर्मा ने कांग्रेस के लिए टूल किट बनाई है और इसको साबित करने के कई सबूत हैं। संबित पात्रा ने कहा कि सौम्या वर्मा प्रोफेसर राजीव गौड़ा की रिसर्च टीम के साथ कनेक्टेड हैं। सौम्या वर्मा की राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रोफेसर गौड़ा के साथ में तस्वीर सामने आई है। तस्वीर दिखाते हुए संबित पात्रा ने कहा, ये वही टूल किट मैनेजर का गैंग है जिन्होंने देश को अपमानित करने, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भ्रम फैलाने, वेंटिलेटर्स को लेकर झूठ बोलने और मोदी जी की छवि को खराब करने का काम किया है। यही गैंग इस टूल किट का निर्माता है
संबित पात्रा ने आगे कहा कि सौम्या वर्मा की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो राजीव गौड़ा की रिसर्च टीम के साथ जुड़ी हैं। बीजेपी ने इस सत्य को जनता के सामने उजागर कर दिया है। आज देश राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल पूछता है कि क्या सौम्या वर्मा कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा इस टूल की निर्माता नहीं है? कांग्रेस पार्टी इन सवालों का जवाब दे। आपको बता दें कि टूल किट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये टूल किट कांग्रेस नेता सौम्या वर्मा ने तैयार की है। और बड़ी खबर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। मास्क, सामाजिक दूरी, स्वच्छता और वेंटिलेशन को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। ये आपको बता दें कि देश इस वक्त कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने मास्क, सामाजिक दूरी, स्वच्छता और वेंटिलेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। सरकार ने कहा कि भारत में महामारी की भीषणता को देखते हुए हम साधारण उपायों और व्यवहार से कोरोना के फैलाव को रोक सकते हैं, जिनका आसानी से पालन किया जा सकता है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि मास्क, सामाजिक दूरी, स्वच्छता का पालन किया जाए और घरों में हवा के आने जाने की उचित व्यवस्था की जाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं और भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।